फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 6 कंप्लीट करा दिए हैं और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 7। और ये चैप्टर एक ऐसे सम्राट के बारे में है जिसने युद्ध का त्याग हमेशा के लिए कर दिया था। आई थिंक आप लोगों ने एस्टिमेट लगा ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं सम्राट अशोक की बात आपसे कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बच्चों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ से जो है अशोक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेंगे। इसलिए जो ये चैप्टर मैं आज करा रही हूँ, प्लीज़ ये आपको एंड तक मेरी वीडियो देखनी है, एंड तक मेरी वीडियो में बने रहना है ताकि आपको हर एक वर्ड मैं अच्छे से बता सकूं। एक वर्ड भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए देरी ना करते हुए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो क्या था कि एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य है। आज बच्चों जिन शेरों के चित्र आप रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक बहुत लंबा इतिहास है, ठीक है। जिसे क्या किया गया है कि पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया। ओके, इस विषय में तुम अध्याय 6 में भी पढ़ चुके हो ना। तो देखिए, जो इतिहास के जो महानतम राजा हैं उनमें से एक कौन था? अशोक। तो अशोक के निर्देश पर, ठीक है, अशोक ने निर्देश किया था, तो तभी क्या किया गया था, इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर ये जो अभिलेख थे ये उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक है। इससे पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, तो उससे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, ठीक है। राज्य ही क्यों नहीं बोला गया भाई, साम्राज्य ही क्यों कहा गया है। तो देखिए, जो अशोक हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे ना, उसकी स्थापना उनके दादाजी ने कराई थी, ठीक है। उनके दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके जो साम्राज्य की स्थापना है वो कब कराई थी? लगभग 2300 साल पहले। ओके, अब जो चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे ये। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चाणक्य की किताब थी बच्चों अर्थशास्त्र। देखो, यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भाई चाणक्य कौन था, अशोक के जो दादाजी हैं वो कौन थे, ठीक है। अब चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से निकल के आते हैं। तो आपको बहुत गहराई से चैप्टर को पढ़ना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को जो है आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक वंश के बारे में लिखा हुआ है। वंश क्या होता है कि देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य, ठीक है, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जब एक के बाद एक वो राजा बनते हैं ना, तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। कहा जाता है कि भाई ये एक ही वंश के हैं। जैसे मौर्य वंश, अशोक जो थे वो किस वंश के थे? मौर्य वंश के। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक कौन से वंश से संबंधित थे, तो बच्चों आपको बताना है कि जो अशोक थे वो मौर्य वंश से थे। अभी बताया ना मैंने आपको कि अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हुए थे। कौन कौन से हुए थे? चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र। ओके, तो देखिए, साम्राज्य में क्या होता था कि साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे, ठीक है। अब आपको देखिए, ये यहाँ नीचे मैप दिखाया हुआ है ना, मौर्य साम्राज्य और ये प्रमुख नगर। तो यहाँ पे क्या था कि जो ये काले बिंदुओं से दिखाए गए हैं ये क्या थे? बहुत से नगर थे। देख लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो इसमें क्या था कि जो साम्राज्य की राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे जो नगर थे ना बच्चों, वो प्रमुख थे इसमें। अब तक्षशिला क्या थी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ओके, तक्षशिला क्या था कि जो उत्तर पश्चिम है और मध्य एशिया है उसके लिए आने जाने का ये एक मार्ग था। अब दूसरी तरफ जो उज्जैन है वो उत्तरी भारत से जो है दक्षिण के लिए जाने वाला रास्ता पड़ता था। ये मतलब इसमें रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो ये ऐसे से ये पढ़ते थे भाई, उत्तर पश्चिम में कौन सा था,
ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला कौन सा था। अब क्या था कि जो नगरों में व्यापारी थे, सरकारी अधिकारी थे, शिल्पकार थे, ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। अब क्या था कि भाई जो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान भी थे, पशुपालक भी थे, गांव भी बसे हुए थे, और ज़्यादातर जो मिड का इलाका था ना, यानी मध्य इलाका जिसको बोलते हैं, मध्य भारत का, वहाँ पर जो है ज़्यादातर जंगल पाए जाते थे। ठीक है, वो हिस्सा क्या था कि जंगलों से भरा हुआ था बच्चों। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण किया करते थे, ठीक है, जानवरों का शिकार किया करते थे। तो ऐसे ऐसे वो अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, आजीविका चलाते थे। अब साम्राज्य के जो है अलग अलग इलाके जो थे, उनमें क्या था, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। ठीक है भाई, ये लोग क्या करते थे, शायद अलग प्रकार का भोजन भी बनाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। ये नहीं था कि भाई एक ही इनकी पोशाक थी, एक ही भोजन था, नहीं, जैसे जैसे इलाके चेंज हो जाते थे ना, तो ऐसे ऐसे उनकी भोजन और पोशाकें भी बदल जाती थी। अब देखिए राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई राज्य को साम्राज्य ही क्यों कहा गया, राज्य क्यों नहीं कहा गया। तो क्यों नहीं कहा गया, देखिए जो साम्राज्य होते थे वो राज्यों से बड़े होते थे। ठीक है, और उनकी रक्षा के लिए क्या होता था कि बहुत सेनाओं की ज़रूरत होती थी, बहुत बड़ी सेना की। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा संसाधनों की, रिसोर्सेज की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और इसी कारण क्या करते थे वो कि बहुत बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की उनको ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, मतलब टैक्सेस वो लोग लेते थे। भाई जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमें टैक्सेस लगाने भी पड़ेंगे, और उनके लिए अधिकारी भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए साम्राज्य राज्य से बहुत बड़ा होता था। ठीक है, आप करते हैं हम इसके प्रशासन की बात। अब साम्राज्य का प्रशासन क्या था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, भाई क्या था वो। अब देखिए मौर्य साम्राज्य वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन अलग अलग हिस्सों पर क्या था कि अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ये नहीं था कि भाई एक जगह पर एक ही वे से शासन किया जा रहा है। ठीक है, अब पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे, उन पर जो सम्राट था ना, जो राजा था, उसका डायरेक्ट क्या था, कंट्रोल था, मतलब सीधा नियंत्रण था उसका। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो इस इलाके के गांव और शहर के किसान थे ना, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी, उनसे जो टैक्सेस इकट्ठा करना था ना, जो कर इकट्ठा करना था, उसके लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, वो अपने नीचे क्या करता था, अधिकारियों को नियुक्त करता था, जो क्या करते थे, राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। ठीक है, सॉरी, पालन करते थे, नहीं उल्लंघन करते थे, सॉरी, मतलब जो भी अधिकारी राजा का आदेश जो होता था, अगर वो उसका उल्लंघन कर देते थे ना, तो राजा बच्चों उनको सजा भी देते थे। ये नहीं था कि पालन ही करने वाले अधिकारी होते थे। अब कुछ अधिकारी ऐसे भी होते थे जो राजा के आदेश को नहीं मानते थे, तो राजा क्या करता था, राजा उनको सजा भी देता था। ठीक है ना, तो इनमें क्या था कि कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अच्छा, अब एक बात और आती है, संदेशवाहक। बच्चों ये ना सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि संदेशवाहक क्या होते थे। तो देखिए संदेशवाहक जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना घूमते रहते थे। ठीक है, और क्या करते थे वो राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब वो राजा ने जो अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी ना, वो संदेशवाहक उनको ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, उनको देखते थे कि भाई ये काम ठीक ठाक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर कंट्रोल करता था। ठीक है, नियंत्रण रखता था। अब क्या था कि मौर्य साम्राज्य के भीतर ना कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर क्या था कि तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। और कुछ हद तक तो ये भी कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर जो राजकुमार होते थे वो क्या करते थे, वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर इनको भेजा जाता था। लेकिन क्या था बच्चों कि ऐसा लगता है कि जो ये जगह है ना, इन पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। मतलब जो परंपराएं स्टार्टिंग से चली आ रही हैं उन्हीं को ही माना जाता था। अब जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच क्षेत्र थे वो बहुत विस्तृत थे, मतलब बहुत बड़े थे वो। ठीक है, इनके इलाकों में क्या था कि मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि क्या थे कि आवागमन मतलब आने जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से क्या था कि उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे ना, मतलब जो भी चीज़ें कर और भेंट के रूप में मिलती थी, उनको वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे।
फॉर एग्जाम्पल कि अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए फेमस था, और जो दक्षिण एरिया था ना, जो दक्षिण भारत का एरिया था, वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मेनली जो कर्नाटक वगैरह का जो एरिया था वो सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए वो फेमस था। ठीक है, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जो रिसोर्सेज होते थे। ठीक है, तो नजराना क्या होता था, ये बात आती है कि नजराना क्या होता था। देखिए बच्चों, जो कर होते थे ना, कर तो क्या थे कि नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वो तो कंपलसरी थे। लेकिन नजराना क्या था कि ये अनियमित रूप से जब भी संभव, जब भी पॉसिबल हो, वो इकट्ठा कर लिया जाएगा। मतलब भाई एक तरह से ये मान लीजिए कि कोई अपनी इच्छा से जो वस्तु देता था ना राजा को, वो होती थी नजराना। मतलब मेरा अगर मन करेगा तो भाई मैं दूंगी राजा को, भाई मेरा अगर नहीं बनता है मेरे से तो मैं नहीं दूंगी, ये मेरी इच्छा है। लेकिन जो कर था वो हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ फोकस किया करो, पूरी वीडियो को एंड तक देखा करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि यहीं से आपको ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बच्चों आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। मतलब कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी उठा के दे दे तो आप उसको ईजिली कर दोगे। इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।